and peace of Christ everybody. This is Dr. Sharon and watching Dr. Sharon lectures. आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रोक का सेकंड पार्ट है और इस टॉपिक में बेसिकली हम स्ट्रोक की टाइप में से एक टाइप की एटियोलॉजी और उसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्ट्रोक उस टाइप के अंदर आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है और क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है. तो बेसिकली स्ट्रोक की टाइप्स देखी जाए तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रोक. नंबर वन इज कॉल्ड इस्कीमिक स्ट्रोक और नंबर वन सेकंड जो मेन टाइप है उसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं. इस्कीमिक स्ट्रोक जो होता है वो 80 to 85% इस्कीमिक स्ट्रोक होता है और 10 to 15% होता है आपको हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है. एक और इसकी मजीद टाइप होती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिट इस्कीमिक स्ट्रोक. उसके अंदर स्ट्रोक ही होता है बट वो लेस देन 24 आवर्स होता है. तो बेसिकली आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि इस्कीमिक स्ट्रोक जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी और उसकी कॉजेज क्या और इस्कीमिक स्ट्रोक है क्या. तो आज हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज को. इस्कीमिक स्ट्रोक बेसिकली वो स्ट्रोक होता है जो आपके हार्ट से ब्लड की तरफ, हार्ट से जो ब्रेन की तरफ जो सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई, उसके अंदर कोई अगर ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, उसका जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स हैं उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, उसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक. तो इस्कीमिक स्ट्रोक होने के सबसे पहले जो कॉज हम पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे थ्रोम्बस के. थ्रोम्बस की वजह से आपका इस्कीमिक स्ट्रोक डेवलप हो सकता है. बट वो कैसे डेवलप होता है? आप सबको पता है कि आपके हार्ट के लेवल से आपके ब्रेन पे क्या कर रहा है कि ब्लड सप्लाई हो रही है थ्रू आर्टरीज. हमने फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिटेल में कि हार्ट से आपके ब्रेन के पास कौन से सिस्टम्स ब्लड लेके जा रहे हैं. तो अगर आपने नहीं देखी तो आप काइंडली पहले वो वीडियो देखिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले वो चेक कीजिए. बैक टू थ्रोम्बस पे आते हैं और देखते हैं कि हार्ट से आपके ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो किसी भी वेसल के थ्रू या वो आर्टरीज के थ्रू जा रही होती है. तो मैंने यहां पर एक आर्टरी बनाई है और आर्टरी के अंदर बेसिकली वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं, ये मैं वेसल बना रहा हूं, ये जो मैंने ग्रीन वाली बनाई है इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा. और इसी तरह उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया. और लास्ट में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना भी बोलते हैं और ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी बोलते हैं. बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जो आर्टरी है, जो वेसल्स आपके पास ऊपर ब्रेन की तरफ ब्लड लेके जा रही होती है, उनकी 3 मेन या उनकी 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर जैसे कि अगर किसी कोई ऐसा पेशेंट है और किसी पेशेंट जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस प्रॉब्लम के, अगर एक पेशेंट है और उस पेशेंट को हाइपरटेंशन का इशू है या कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस है, टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, या कोई ऐसा पेशेंट है जो स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जो ओबीज है. ओबीज का मतलब है कि हेल्दी या बहुत ज्यादा मोटा है. अच्छा, तो ये वाले जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इन रिस्क की वजह से क्या होता है कि आपके जो ट्यूनिका इंटिमा है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा डैमेज हो जाता है. उसकी जो लेयर है उसके अंदर डैमेज हो जाता है. और जब उसकी लेयर होती है, आप सबको पता है कि यहां पर हार्ट है और यहां पर ब्रेन है, तो हार्ट के लेवल से या पूरी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स हैं, उनके अंदर ब्लड आ रहा होता है ना. ब्लड के अंदर क्या क्या चीज होता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम हो सकता है, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हो सकते हैं, ब्लड के अंदर फैट हो सकता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड के अंदर इम्यून सेल्स होते हैं. तो ये सारे ट्रेवल करके आ रहते हैं. अब अगर आपकी ट्यूनिका जो इंटिमा है, अगर वो किसी साइड पे डैमेज हुई है तो ये साइड बहुत ज्यादा प्रोन होती है कि जब ये सारे सेल्स यहां से ट्रेवल करके आ रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रोन होती है और इसके ऊपर फैट्स जो हैं वो आके स्टिक हो जाते हैं, स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है टू फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, तो ये स्टिक होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब ये स्टिक होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करते हैं, ये यहां पर एक चीज को फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस. नाउ ये छोटे छोटे यहां पर थ्रोम्बस बन जाते हैं. ठीक है,
अब थ्रोम्बस जब बन जाते हैं तो थ्रोम्बस के ऊपर एक फाइब्रस, एक हार्ड कैप लाइक या फाइब्रस कैप इसको बोलते हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है और ये आके इसके ऊपर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ठीक है, इसका जो इनर वाली साइड होती है वो चीजी होती है, स्टिकी होती है, और जो आउटर साइड होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है और बहुत ज्यादा सख्त होती है। अब प्रॉब्लम किधर क्रिएट होता है? अच्छा, अब ये बड़े लेवल पे भी क्रिएट हो सकते हैं और ये छोटे लेवल पे भी क्रिएट हो सकते हैं, जिस तरह मैंने ये बनाए हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर होता है? प्रॉब्लम यहां पर होता है कि जब आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हाई ब्लड प्रेशर हुआ, या उसकी आर्टरीज के अंदर जब प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो जब यहां पर आके इस प्रेशर को लगता है, इस थ्रोम्बस पे आके वो जब लगता है प्रेशर, जो ब्लड का है, तो इसकी ये जो ऊपर वाली ब्लैक जो फाइब्रस हार्ड पीस है वो क्या करता है कि वो यहां से डिटैच हो जाता है, और वो क्या करता है, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि और ये जो छोटे वाले जो थ्रोम्बोस होते हैं ये ज्यादा खतरनाक होते हैं एज कंपेयर टू बिग वंस, क्योंकि ये छोटे होते हैं, इनका जो अपर फाइब्रस पार्ट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं होता। तो ये जब स्ट्रांगली अटैच नहीं होता तो ये जैसे ही प्रेशर हाई होता है तो ये क्या करता है कि यहां से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद ये क्या करता है, आपकी सर्कुलेशन में आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो इनर जो सेल्स रह जाते हैं ये बहुत ज्यादा थ्रोम्बोलाइटिक होते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक का क्या मतलब है कि इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा चीजी और स्टिकी इनका मटेरियल होता है। तो ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को, जब प्लेटलेट्स यहां से ट्रैवल करते हैं ऊपर को, तो प्लेटलेट्स इसके साथ क्या करते हैं, अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब एक प्लेटलेट अटैच होता है तो वो एक सर्टेन केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बाकी प्लेटलेट्स भी आते हैं वो भी अटैच हो जाते हैं, और विद इन अ मिनट क्या करते हैं कि आपकी पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो जब आपकी आर्टरी जो होती है, जो वेसल होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, तो अब यहां से जो ब्लड जाएगा वो आपके ब्रेन के सेल्स को या ब्रेन के न्यूरॉन्स को वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या चीज डेवलप होगी, यहां पर स्ट्रोक डेवलप होगा। तो एक तो कॉज हमने पढ़ ली थ्रोम्बस, और उसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये जो रिस्क फैक्टर्स है, दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आप हाइपरटेंशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप डायबिटीज मेलाइटस को भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर्ली मेडिसिन खाएं, और आप अपने ओबेसिटी को भी, आप अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, स्मोकिंग भी क्विट कर। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें कह सकते हैं कि बीइंग मेल, और आपकी एज 65-70 से ज्यादा होना, और अगर जेनेटिक आपकी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं तो वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि थ्रोम्बस, अब थ्रोम्बस जो होता है, जो थ्रोम्बस आपका क्रिएट हुआ है, थ्रोम्बस आपका लार्ज वेसल्स के अंदर भी बन सकता है और स्मॉल वेसल्स के अंदर भी बन जाता है, बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब लार्ज वेसल कौन कौन सी है? लार्ज वेसल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट जिसको हम M1 भी कहते हैं। अब ये मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, देखें, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहां से मूव करती है, और यहां से मूव करने के बाद वो क्या करती है कि एक एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और एक इंटरनल में चली जाती है, जिसको एक आपके इंटरनल कैविटी के अंदर चली जाती है, क्रेनियल कैविटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, जब यहां से इंटर करती है तो अगेन वो कैरोटिड कैनाल के थ्रू, फोरामन लैसरम के थ्रू इंटर होती है, और इंटर होने के बाद वो एक ब्रांच देती है, जिसको हम क्या कह रहे थे, एक ब्रांच देती है, और इस ब्रांच को हम कह रहे थे ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नाउ यहां से वो मजीद ऊपर को मूव करती है तो वो एक और ब्रांच देती है, जिसको हम कह रहे थे इंटीरियर कोराइडल आर्टरी, और इंटीरियर कोराइडल आर्टरी के बाद वो एक और ब्रांच देती है, और वो ब्रांच को हम कह रहे थे कि ये कौन सी ब्रांच है, ये है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है ये अच्छा, ये जो लार्ज वेसल्स है, लार्ज वेसल्स के अंदर हमने क्या कहा, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहां से आके एमसीए देती है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी देती है, तो ये जो यहां पर इसने जो टर्न सा बनाया है, इसको बोलते हैं M1 पार्ट। ठीक है, M1 प्रॉक्सिमल पार्ट।
क्योंकि मीडियम, अब ये तो मेन बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं, ये काफी ज्यादा आर्टरीज जो होती हैं इनके साइज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, ये इस साइज में होते हैं, ठीक है। तो जब ये M1 पार्ट देते हैं तो आप क्या करते हैं, ये बड़े बड़ी आर्टरीज क्या करती हैं, आगे जाके डिवाइड होती हैं और सबसे पहला जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम M1 पार्ट, और उसके बाद ये मजीद एक इंटीरियर साइड पे चली जाती है, एक पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है, तो इसको हम बोलते हैं M2 पार्ट, और इस तरह आगे जाके मजीद डिवाइडेड होती हैं, उसको हम बोलते हैं M3 पार्ट। तो बेसिकली जो इसका M1 पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट तक क्या कर सकते हैं, आपके इस वाले एरिया तक या यहां से किसी भी एरिया में आपका थ्रोम्बस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दूसरा जो लार्ज वेसल है उसको हम बोलते हैं, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी भी थी, एक वर्टिब्रल ब्रांच थी और एक बेसिलर ब्रांच थी, ठीक है। तो लार्ज वेसल्स के अंदर जो आपका थ्रोम्बस है वो कौन सी में बन सकता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का M1 पार्ट, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ये वाला M1 पार्ट, और नंबर 2 इज वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी, ठीक है, इन दोनों में बन सकता है। नाउ स्मॉल वेसल्स के अंदर भी बन सकता है। स्मॉल वेसल्स के अंदर किस तरह बनेगा, अगेन अगर यहां पर आया जाए और यहां पर देखा जाए, अभी जस्ट मैं मीडियल एमसीए को बनाऊंगा, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी को बनाऊंगा। देखें जब आप यहां से जाके वो एमसीए दे रही थी, एमसीए का M1 पार्ट दे रही थी, तो यहां पर क्या करता है, एमसीए जो मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है वो क्या करती है कि यहां से छोटी छोटी ब्रांचेस देती है पीछे को, ठीक है, और ये ब्रांचेस क्या करती हैं, जाके सप्लाई करती हैं बेसल गैंग्लिया को। बेसल गैंग्लिया, ना बेसल गैंग्लिया अगर आपको नहीं पता बेसल गैंग्लिया क्या होता है, तो आप काइंडली मेरी पार्किंसन वाली वीडियो देखिए, आप में उसको बहुत डिटेल में मैंने बताया हो कि बेसल गैंग्लिया क्या है। और ये जो छोटी छोटी आर्टरीज जो पीछे जा रही है, इन आर्टरीज को बोलते हैं लेंटिक्यूलोस्ट्राएट आर्टरीज, लेंटिक्यूलोस्ट्राएट आर्टरीज, ठीक है। तो अगर स्मॉल आर्टरीज की बात की जाए, तो ये जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं इसके अंदर भी थ्रोम्बस बनने का चांसेस मोस्ट कॉमनली यहां पर स्मॉल आर्टरीज में यहां पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल वेसल्स में हमने सबसे पहले लिख लिया लेंटिक्यूलोस्ट्राएट आर्टरीज, ठीक है। और नंबर सेकंड पे जो स्मॉल आर्टरीज है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, स्मॉल पोंटाइन ब्रांचेस। पोंटाइन ब्रांचेस कौन सी थी, जो किसको सप्लाई करनी थी, वेरी गुड, पोन्स को, ठीक है। तो थ्रोम्बस तो हमारा यहां पर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एम्बुलस की, कि एम्बुलस क्या है, ठीक है। थ्रोम्बस और एम्बुलस में क्या फर्क है। थ्रोम्बस देखें, थ्रोम्बस हमने डिस्कस किया था कि थ्रोम्बस क्या करता है, कि थ्रोम्बस आपका ये आपका थ्रोम्बस है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगेन जब भी आपका जो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या होता है, प्रेशर आके इसके ऊपर प्रेशर आके इसको लगता है, और इस बार क्या करता है, इस बार जस्ट इसका जो फाइब्रस कैप था वो जस्ट मूव नहीं करता, बल्कि पूरा का पूरा थ्रोम्बस आपका निकल कर वो क्या करता है, यहां से डिटैच हो जाता है, और वो क्या करता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। अब इधर से वो डिटैच हो गया और ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया ना। ब्लड स्ट्रीम के अंदर आने के बाद वो ऊपर को ट्रैवल करता है। जब वो ऊपर को ट्रैवल करता है तो ऊपर अगर फॉर एग्जांपल जस्ट से कि इतना सा थ्रोम्बस है वो यहां से तो निकल जाएगा, बट अगेन जब यहां से आपकी जब आपकी जो आर्टरीज हैं वो ऊपर जाती हैं, वो ऊपर जाके डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो डिवाइड किस तरह होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये एक बड़ी आर्टरी है, और ये बड़ी आर्टरी जब ऊपर को जाएगी तो ऊपर जाके वो मजीद डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इस तरह वो छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, और ये आस्ता आस्ता आगे पतली होती जाती हैं, ठीक है, ये आस्ता छोटी छोटी ब्रांचेस में। अब ये यहां तो ये बड़ी आर्टरी थी, यहां से तो ये इजीली मूव कर जाएगा। प्रॉब्लम अगर कब होगा कि जब ये जाके किसी फॉर एग्जाम्पल ये यहां से यहां पे आ रही हो, किसी छोटी आर्टरी के क्या करेगा, छोटी आर्टरी का रास्ता यहां से तो ट्रैवल कर गया, बट यहां पर उसके लिए रास्ता कम था, तो यहां पर ये ब्लॉक कर देगा इस आर्टरी को, और इस आर्टरी के आगे जिसको भी ये सप्लाई कर रहा है उसके अंदर क्या चीज डेवलप हो जाएगी, स्ट्रोक। उसको
ऑक्सीजन, ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो स्कीमिया डेवलप होगा, स्कीमिया को अगर हमने कंट्रोल ना किया तो इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, बेसिकली उसके अंदर स्ट्रोक हो जाएगा। तो एम्बुलस भी एक काज है। नाउ एम्बुलस इज द मोस्ट कॉमन काज जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियक एम्बुलस की। कार्डियक एम्बुलस का नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। कार्डियक का मतलब है कि आपके हार्ट के अंदर अगर कोई एम्बुलेंस बन जाए, और हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं अगर ये मैं एक रफली सी डायग्राम बना रहा हूं हार्ट की, और हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 आर्टरियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आपका एट्रिया है वो क्या करता है, क्लॉट बना देता है, और वो कौन सी कंडीशन होती है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन। Now what is arterial fibrillation? तो arterial fibrillation देखिए, आप लोगों को पता है कि आपके जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही होती हैं थ्रू एसए नोड, और एसए नोड इस लेवल पर होता है। एसए नोड क्या करता है, आपके हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज रहा होता है जो उसके लेटरल साइड और इंटीरियर साइड में जा रही होती हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, और ये जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती हैं, यहां से करंट आता है तो आपका वेंट्रिकल क्या करता है, पंप करता है, और जब आपका वेंट्रिकल पंप करता है तो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में से क्या चीज निकल रही होती है, आयोटा, ठीक है। तो आपका जब ब्लड पंप करेगा तो वो आयोटा के थ्रू क्या करेगा, फिर आपका वर्टिब्रल सिस्टम और कैरोटिड सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन में ब्लड चला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जस्ट आयोटा को मिटा देता हूं। आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो एट्रिया है, आपका एट्रिया भी आपकी क्या करता है, इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने शुरू कर देता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अब एट्रिया की तरफ से भी आ रही हैं और अब यहां से भी आ रही है, तो आपका एट्रिया ट्विच हो जाता है, या ऐसा कहें कि अगर ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज रहा है और ये भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज रहा है, तो आपके हार्ट के मसल्स या आपके वेंट्रिकल्स के मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और जब ये प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते तो ब्लड आपका अयोटा के अंदर प्रॉपर्ली नहीं जाता, और जब ब्लड आपका अयोटा के अंदर नहीं जाता तो ये आपको स्ट्रोक कॉज कर सकता है। या फिर इसका एक और होता है कि जब आपका आर्टीरियल फिब्रिलेशन कॉज होती है तो ये क्या करते हैं कि ये यहां पर एक क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आर्टीरियल फिब्रिलेशन का प्रोसेस होता है और ये एसए नोड भी सिग्नल्स भेज रहा है और एट्रिया भी सिग्नल्स भेजता है, तो यहां पर एट्रिया के अंदर एक क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये लेफ्ट एट्रिया में बनता है ज्यादातर, और ये क्या करता है कि लेफ्ट एट्रिया से ये क्लॉट आपका मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ट्रैवल करता है आपके अयोटा में, और अयोटा से या फिर ये आपके पोस्टीरियर साइड की जो वर्टिब्रल सिस्टम था उसके अंदर ट्रैवल करके आपके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कहीं किसी लेवल पर डैमेज कर सकती है या ब्लॉक कर सकती है, या फिर आपके कैरोटिड आर्टरी के थ्रू आपके इंटीरियर साइड पर ब्लॉकेज कर सकती है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, स्ट्रोक। तो बेसिकली बताने का मतलब है कि कार्डियक एम्बुलेंस के अंदर आपका एक ऐसी कंडीशन है आर्टीरियल फिब्रिलेशन जिसके अंदर क्लॉट बनता है, और क्लॉट वो यहां पर बनने के बाद यहां पर मूव करेगा, और यहां पर मूव करने के बाद एओर्टा के अंदर जाएगा, और क्या करेगा, हम जो ब्लड सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ उसको वो रोक सकता है, जिसकी वजह से में स्ट्रोक होगा, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली एट्रिया की। नाउ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपके वेंट्रिकल्स के अंदर होती हैं, और वेंट्रिकल्स के अंदर प्रॉब्लम होने के बाद भी आपको या किसी भी शख्स को स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम या हादसा होता है। वो कौन सी प्रॉब्लम है, तो नंबर 1 प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म्स, वेंट्रिकल एन्यूरिज्म्स। नाउ वेंट्रिकल एन्यूरिज्म्स क्या होते हैं, जो आपका जो हार्ट होता है, आपके हार्ट के अगेन क्या होता है, 2 एट्रियास 2 वेंट्रिकल्स। अब आपके हार्ट के लेवल पे जो वेंट्रिकल्स का जो एरिया होता है, इसके ऊपर जो वेसल्स होती हैं, इसकी एक मैं वेसल को ड्रॉ करता हूं। अच्छा, ये जो मैं बात करने वाला हूं ये कहां पर हो रही है, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब इसकी जो वेसल्स होती हैं, ये वेसल्स क्या करती हैं, जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर क्या करता है, वेसल्स पे बाहर की तरफ प्रेशर डालना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आपकी वेसल्स क्या करती हैं,
वेसल जब बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होता है तो किसी किसी एरिया पे क्या करती है, आपकी वेसल्स के अंदर एक ब्लिस्टर सा बन जाता है, और इस ब्लिस्टर के अंदर यहां से जब ब्लड सर्कुलेशन आती है तो इस ब्लिस्टर के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब यहां पर ज्यादातर ब्लड पड़ा रहता है तो ये ब्लड क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लड कन्वर्ट हो जाए। अब ये बात हो रही है वेंट्रिकल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने हार्ट बनाया है, गलत होगी डायग्राम, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये हार्ट बनाया है, ठीक है, तो इसके ये कौन से लेवल पे हो रहा है, ये वेंट्रिकल्स के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो जब ब्लिस्टर हो जाता है तो वो ब्लिस्टर क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, वो ब्लड एक्यूमुलेशन। अब यहां से अगेन क्या चीज निकलती है, एयोटा। तो समटाइम्स यहां से क्या चीज निकलती है, यहां से आपका क्लॉट निकलकर ट्रैवल कर जाता है आपकी एयोटा में, और आपका एयोटा क्या चीज करता है, अगेन आपके जो ब्लड जो ब्रेन की तरफ जो सर्कुलेशंस जा रही हैं, जो वर्टिब्रल सिस्टम है और जो क्रोटिक सिस्टम है उसको जाकर ब्लॉक कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो नंबर 1 इज वेंट्रिकल एन्यूरिज्म, ठीक है। तो नंबर 2 प्रॉब्लम क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन ना, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आप सबको पता है क्या है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, देखिए जो आपका जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, वो पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। पूरी बॉडी को आपका हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। बट हार्ट के अंदर भी क्या है, हार्ट भी मसल से मिलकर बना हुआ है और हार्ट के मसल्स को खुद भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हार्ट को जो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो आर्टरीज कौन सी होती हैं, कोरोनरीज आर्टरीज, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसी तरह ये इस साइड पे भी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आपका हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरीज, तो हार्ट, इसका मतलब क्या कि हार्ट के मसल्स को भी न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की जरूरत है पंप करने के लिए। अब क्या प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस डेवलप हो जाए किसी भी लेवल पे, तो क्या होता है कि आपके हार्ट के मसल्स को क्या कहता है, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है, ब्लड नहीं आता, ऑक्सीजन नहीं आती। तो इसके टिश्यूज आस्ता आस्ता, इसके मसल्स आस्ता आस्ता उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर पाते। तो जब वो पंप नहीं कर पाएंगे तो अगेन यहां से क्या चीज निकलती है, आयोटा। और आयोटा के अंदर क्या चीज जानी चाहिए, ब्लड जाना चाहिए आपके ब्रेन की सर्कुलेशन की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ। बट यहां से ब्लड अब नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि आपको किसी भी शख्स को स्ट्रोक डेवलप हो सकता है, और ये भी एक कॉज है स्ट्रोक का, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कार्डिक एम्बुलस के अंदर, एट्रिया के अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, एटीरियल फिब्रिलेशन, और वेंट्रिकल्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म्स का बन सकता है, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पैराडॉक्सल एम्बुलस की, ठीक है। पैराडॉक्सल एम्बुलस क्या है, अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर ये एक ऐसी जेनेटिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपने सुना होगा कि इस बच्चे के हार्ट में सुराख है, ठीक है। इस बच्चे के हार्ट में सुराख, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एटीरियल सेप्टम डिफेक्ट। क्या चीज बोलते हैं, आर्टीरियल सेप्टम डिफेक्ट। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर इश्यू ये होता है कि बेसिकली जब एक चाइल्ड का हार्ट डेवलप हो रहा होता है तो उसके सेप्टम्स क्रिएट होते हैं। सेप्टम्स क्या है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट करने के लिए एक सेप्टम होता है, ठीक है। इस सेप्टम को बेसिकली कहा जाता है एंटीरियर सेप्टम, या बेसिकली जस्ट कंसीडर करेंगे ये एक सेप्टम है, ठीक है। और इस सेप्टम का इसका राइट से इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड के बीच के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसके पार्ट्स बने हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर ये जो आपका ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम क्या करता है, ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, ठीक है। इस सेप्टम के अंदर एक सुराख रह जाता है, और प्रॉब्लम क्रिएट किधर होती है, आपने डीवीटी का नाम सुना होगा, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। नाउ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका थ्रोम्बस तो बनता है बट वो लोअर एक्सट्रीमिटीज में बनता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी में जब थ्रोम्बस बन जाता है और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एम्बुलस में। और एम्बुलस आपको ब्लड सर्कुलेशन सबको पता है कि आपकी पूरी बॉडी से वेन्स के थ्रू ब्लड किधर आता है, आपकी
राइट साइड पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से वो जाता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और लेफ्ट साइड से वो यहां से ट्रैवल करता है लंग्स के पास, ठीक है, यहां से यहां पर आया, यहां से इधर आया, यहां से वो ट्रैवल करता है लंग्स के पास, लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद वो वापस आता है और आके लेफ्ट एट्रिया को, पहले लेफ्ट एट्रिया में जाता है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि लेट्स से कि किसी को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस था और एम्बुलेंस बना, तो एम्बुलेंस क्या करेगा, नीचे से ट्रैवल करेगा और नीचे से ट्रैवल करने के बाद वो क्या करेगा, एंटर कर जाएगा आपके राइट एट्रिया में। नाउ राइट एट्रिया में वो एंटर कर गया, बट अगर किसी का ये फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि यहां पर किसी का उसके सेप्टम जो थे वो प्रॉपर्ली डेवलप थे, तो ये क्या करेगा, ये यहां से चला जाता है पल्मोनरी साइड की तरफ, तो पल्मोनरी साइड की तरफ जाएगा तो वो एक और इशू काज करता है। बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट की। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सुराख होता है, तो जब क्या करता है आपका नीचे से क्लॉट आता है या एम्बुलेंस आता है, तो वो यहां से डायरेक्टली इंटर कर जाता है आपके राइट साइड पे, और राइट साइड पे इंटर करने के बाद वो यहां से इंटर करता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करने के बाद वो यहां से ट्रैवल कर जाता है आयोटा में, आयोटा से दोबारा जाके ऊपर वो जाके वेसल्स को वो क्या कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी शख्स को स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एक कॉज आपका ये भी है। अब ये इस एम्बुलेंस को कहते हैं पैराडॉक्सल एम्बुलेंस, ठीक है। नाउ एम्बुलेंस किस जगह पर ज्यादातर कॉमनली किस जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, एम्बुलेंस आपके प्रोड्यूस होते हैं अगेन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मोस्ट कॉमनली, और उसके बाद ये आयोटिक आर्क में, आयोटिक आर्क में डेवलप हो सकते हैं, जिस तरह हमने यहां पे डिस्कस किया था। ये थ्रोम्बस कौन सी जगह पे, इसी तरह एम्बुलेंस किधर, इंटरनल कैरोटिड आर्क में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, आयोटिक आर्क में, उसके बाद मिडल सेरेब्रल आर्टरी के M1 लेवल पर और M2 लेवल पर, यहां पर भी ये मोस्ट कॉमनली आ सकते हैं, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के P1 लेवल पर और P2 लेवल पर। तो इसकी बेसिकली जो नॉर्मली तौर पर जो मोस्ट कॉमनली जो लोकेशंस होती हैं वो ये होती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जो रेयर कॉजेज हैं। रेयर कॉज में नंबर 1 जो रेयर कॉज है वो वेस्कुलाइटिस है। नाउ व्हाट इज वेस्कुलाइटिस? वेस्कुलाइटिस हम सबको पता है कि वेस्कुलाइटिस क्या है। वेस्कुलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स। नाउ इन्फ्लेमेशन किससे क्रिएट हो सकती है? इन्फ्लेमेशन 2 प्रोसीजर से क्रिएट हो सकती है। नंबर 1 इज ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। अगर किसी शख्स को ऑटो इम्यून डिजीज हो और वो क्या करे, उसका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, किसी भी शख्स की वेसल को आके उसकी जो वेसल्स हैं उन वेसल्स को आके यहाँ पर उन वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये रास्ता आपका आहिस्ता आहिस्ता बंद होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये इसके पीछे थ्योरी होती है। दूसरी ये है कि आपका क्या कहता है, दूसरा ये है कि इन्फेक्टियस कोई एजेंट आ जाए, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन आप अगर बॉडी के अंदर डेवलप हो जाए, अब ये ऑटोइम्यून डिजीज या इन्फेक्शन ये क्या करते हैं, ये आके अगेन इसकी जो ट्यूनिका इंटिमा था, हमने इसकी 3 लेयर्स पढ़ी थी, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ट्यूनिका इंटिमा को आके डैमेज कर देती है, ठीक है। लेट्स जस्ट से ये वही प्रोसीजर है जो हमने थ्रोम्बस में पढ़ा था, ठीक है। तो ट्यूनिका इंटिमा जब डैमेज हो जाती है, जब डैमेज होती है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या फैट से कोई भी आगे यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। वही जो हमने पढ़ा था, सेम प्रोसीजर। थ्रोम्बस के बाद इसके ऊपर एक हार्ट स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम क्या बोल रहे थे, फाइब्रस कैप। ना ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यहां से कभी फाइब्रस कैप उतर जाता है, तो जब फाइब्रस कैप उतर जाएगा तो ये क्या होता है, थ्रोम्बोलाइटिक होता है। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब अब इसके ऊपर प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इजीली आके स्टिक हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स इजीली स्टिक होते हैं तो क्या होता है, आपका अगेन आर्टरी ब्लॉक होती है और ऊपर सर्कुलेशन नहीं जाता, जिसकी वजह से स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। तो एक वेस्कुलाइटिस भी है, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबस हाइपर परफ्यूजन की। ग्लोबस हाइपर परफ्यूजन का मतलब है कि जनरली थ्रू आउट अगर देखा जाए तो किस तरह जनरली क्या कहता है, कोई भी कंडीशन की वजह से आपको स्ट्रोक डेवलप है, किसी भी शख्स के अंदर स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, हो सकता है। तो नंबर 1 कंडीशन इज कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट कौन सी कंडीशन है? कार्डिक अरेस्ट हमने पढ़ा था, आपके हार्ट है और आपके हार्ट के ऊपर क्या चीज पड़ी होती है, आपके
आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो कहां से आ रही होती हैं, ऐसे नोड से, ठीक है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही होती है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में और एंटीरियर एंड लेटरल साइड पे। अब प्रॉब्लम ये क्या प्रॉब्लम ये होती है कि ये ऐसे नोड प्रॉपरली क्या करता है, ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं जनरेट कर पाता। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं जनरेट कर पाता, उसके पास करंट नहीं आता, स्टिमुलस नहीं आता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो क्या होगा, अगेन अयोटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगी। जब अयोटा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगी तो ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं आएगा, तो स्ट्रोक डेवलप होगा। तो नंबर 1 कंडीशन इज कार्डियक अरेस्ट। नंबर 2 कंडीशन इज कैरोटिड स्टेनोसिस। कैरोटिड स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके आपके जो कैरोटिड, जो आपके जो इंटरनल कैरोटिड जो हमने यहां का डिस्कस किया था, इंटरनल कैरोटिड क्या करती है कि इंटरनल कैरोटिड जाके डिवाइड हो जाती है 2 में। वन इज एक्सटर्नल कैरोटिड एंड सेकंड इज इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके कैरोटिड, आपके जो कैरोटिड आर्टरी है इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर आपके प्लैक डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैरोटिड स्टेनोसिस क्या है, एक तो इसके अंदर प्लैक डेवलप होगा, साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक शख्स को यह प्रॉब्लम है और साथ में उसके अंदर उसके अंदर क्या प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, उसके अंदर शॉक डेवलप हो जाए, मतलब ये शॉक में जा सकता है। अगर कोई भी शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो अगर एक पेशेंट को कैरोटिड स्टेनोसिस का इश्यू है, साथ में उसको शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाए, तो पहले ही ब्लॉकेज था और अब ब्लड भी बहुत ज्यादा कम है, तो ब्लड कम है तो ये यहां से ऊपर जा नहीं सकता, तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इस पर्सन को क्या चीज डेवलप हो सकती है, स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फेलियर, इसमें आप सबको पता है और पता होना चाहिए भी कि जो आपके जो हार्ट है, और हार्ट आपका किस तरह, आपके हार्ट के बाद देखिए एक रफली सी डायग्राम बनाते हैं। अगेन आपका जो हार्ट है, हार्ट से आपका जो हार्ट है उसके अगेन दोबारा 2 आर्टरीज 2 वेंट्रिकल। अब आप क्या करता है, पूरी बॉडी से क्या करता है, ब्लड आपका आता है इस लेवल पर, यहां से वो यहां ट्रेवल करता है, इधर से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आया, इधर से वो जाता है लंग्स के पास, ठीक है। अब लंग्स के पास जब जाता है तो यहां पर बने होते हैं एल्वोलाइज, ठीक है, यहां पर बने होते हैं एल्वोलाइज, एल्वोलर सैक। लेट्स जस्ट से कि ये मैंने एल्वोलर सैक बनाया। अब ये क्या होता है कि जब यहां से जब ब्लड जाता है आपके लंग्स के पास, तो उसमें एल्वोलर सैक के पास जब जाता है तो यहां से वो ट्रैवल करता है, और यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यहां पर क्या चीज बनी होती है, यहां पर कैपिलरीज होती हैं। वेरी गुड, ठीक है, इस लेवल पर कैपिलरीज होती हैं बहुत ज्यादा, और कैपिलरीज क्या करती हैं, देन कैपिलरीज आगे से अब आगे से क्या चीज देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर क्या चीज हमारी पड़ी हुई है, यहां पर हमारे पड़े हुए हैं ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जब वेन्स यहां से जाती हैं तो ब्लड जब जाता है तो इस लेवल पर आके ये यहां से एल्वुलर सैक के अंदर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड सारी छोड़ देता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देता है, और यहां से ले क्या लेता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब वो ले लेता है तो वो क्या करता है, वो ट्रैवल करता है वापस, और ये अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वापस आता है, और वापस आके कहां पर जाता है, सबसे पहले वो किधर जाता है, लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर या डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, आपका जो सैक होता है इसके अंदर कैपिलरीज क्या करती है, फ्लूइड अक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, कैपिलरी से फ्लूइड निकलकर इसके अंदर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड आ गया, तो बहुत ज्यादा फ्लूइड इसके अंदर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी, ऑक्सीजन आ रही थी, ये एक्सचेंज नहीं हो पाता, और अब क्या करेगा, यहां से क्या करेगा, ब्लड तो यहां से निकल जाएगा, बट ब्लड के अंदर